आज हम पढ़ेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। उसका नाम है बोलिंजर बैंड। आपने शायद इसके बारे में नाम सुना हो। मैंने आपको बताया था कि हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को मिला के एंट्री लेते हैं या एग्जिट लेते हैं, तो ये उन्हीं इंडिकेटर्स में से एक है। एक हमने कल देखा था, मूविंग एवरेजेस पढ़ी थी, उसको भी हम मिलाएंगे साथ। उसके बाद अब ये है बोलिंजर बैंड। ठीक है, इसको हम देखें कि इसका यूज केस क्या है, इसकी बेस पर हम कैसे एंट्री लेते हैं या एग्जिट करते हैं। कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में भी ये बोलिंजर बैंड होगा और ड्रॉप व्यू में भी ये बोलिंजर बैंड होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये फेवर्ट्स में भी है, तो यहाँ पे ये फेवर्ट्स में है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलिंजर लिखेंगे तो ये आ जाएगा बोलिंजर बैंड्स। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बोलिंजर बैंड आपके पास ओपन हो गया। बोलिंजर बैंड क्या होता है? बोलिंजर बैंड बेसिकली किसी बोलिंजर नाम के बंदे ने बनाया था। बोलिंजर बैंड जो है वो ये वॉलेटिलिटी बताता है आपकी, कि प्राइस की वॉलेटिलिटी क्या है। ठीक है, प्राइस कितनी, यानी कि ऊपर गई है या नीचे गई है। तो ये बैंड है, ये जिस तरह रबर बैंड होता है ना, इस तरह ये प्राइस के साथ खुलता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक साइड से नहीं खुलेगा। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो ये सिर्फ ऊपर से तो ओपन हुआ है बैंड, लेकिन ये नीचे से भी ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए नीचे से भी सेम टाइम ये दोनों जगह से ओपन होगा। और अगर वॉलेटिलिटी कम है, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, इसका जो दरमियान वाली ये लाइन है, ये सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, डेविएशन जो होती है सिंपल, इसको मूविंग एवरेज लाइन कहते हैं। ये एक एवरेज बताती है हमें। जो इस इस ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं अपर बैंड। ठीक है, अपर बैंड। इस नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं लोअर बैंड। और ये जो दरमियान वाली है इसको कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? इसके दो दो यूज केस हैं बोलिंजर बैंड के। नंबर वन, कि बोलिंजर बैंड जो है, जब भी प्राइस इसकी इस सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर की जानिब होगी और ये प्राइस यानी कि वॉलेटिलिटी हाई होगी और जो बायर्स हैं वो ज्यादा होंगे, तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ खुलेगा और ऊपर की जो बोलिंजर बैंड का जो लाइन है, अपर बैंड लाइन जो है, इसको ब्रेक करेगी ये प्राइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं अपने कॉइन को, क्योंकि इसने अपर लाइन को ब्रेक कर दी है। ठीक है, जब भी ये अपर लाइन को ब्रेक करेगी, अब वो हमारे ऊपर है कि हम इसको यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया फौरन सेल कर दें, और वेट करना चाहते हैं तो और वेट कर लें। अदरवाइज नॉर्मली जैसे ही ये अपर लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है, अपर बैंड को, बॉलिंजर बैंड अपर लाइन को ब्रेक करती है प्राइस, तो हम वहां पे सेल कर देते हैं अपना कॉइन। ठीक है, क्योंकि जब ये ब्रेक करती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वापस बैंड के अंदर प्राइस आएगी, या इस लाइन के ऊपर आएगी, या बैंड के अंदर वापस प्राइस आ जाएगी। लेकिन यहाँ से इसने बैंड को ब्रेक किया, प्राइस ने वो अपर बैंड को ब्रेक किया, ऊपर गई। यहाँ पे हमने कहीं पे सेल कर दिया, अगर हमने करना हुआ तो देखिए प्राइस वापस यहाँ पे रेड कैंडल बनी, बैंड के अंदर आ गई। ये क्यों बैंड क्यों खुलता है बंद होता है, ये वॉलेटिलिटी बताता है। यानी कि इस सिंपल मूविंग एवरेज जो दरमियान वाली है, इसके अगेंस्ट एवरेज प्राइस कितनी ऊपर गई है, ये इसके अगेंस्ट एवरेज प्राइस यहाँ से कितनी नीचे आई है। ठीक है, ये देखें, इससे प्राइस कितनी नीचे आई है, या प्राइस कितनी इस एवरेज से ऊपर गई है। अब ऊपर गई है तो सिर्फ ऊपर का बैंड ओपन नहीं होगा, नीचे का भी होगा, कि इसमें पूरी एवरेज बतानी है आपको। ठीक है, ये नीचे की एवरेज भी इस सिंपल मूविंग एवरेज दरमियान वाली के हिसाब से ये बता रहा है कि अगर प्राइस ऊपर गई है और उसने अपर बैंड को ब्रेक किया है, तो नीचे भी प्राइस उसी हिसाब से खुली है, निचला बैंड भी जो है नीचे से खुला है। तो ये एवरेज दोनों की बताएगा आपको।
ठीक है। अब दूसरा इसका जो इसका यूज केस है, तो हमने ये देखा कि प्राइस ने जैसे ही अपर बैंड को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से तो हम सेल कर देंगे। अब हम ये नहीं देखेंगे कि जी अच्छा अभी और भी ऊपर जाके, तो ये चलता रहता है, इसका कुछ पता नहीं होता। अभी ये ब्रेक यहाँ पे इसने किया है ना प्राइस को, अपर बैंड को प्राइस ने, तो दूसरा भी ऊपर की जाने प्राइस बनी है, तीसरी जो है नीचे बैंड के नीचे आई है, चौथी और ऊपर चली गई, फिर ऊपर जाती रही। ठीक है, ये होता है। ठीक है, लेकिन क्या आप यहां तक का वेट कर सकते हैं कि यहां तक प्राइस जाएगी? तो आपको नहीं पता। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर आपने सेल नहीं किया यहाँ पर, तो देखिए प्राइस नीचे आ गई है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं किया तो प्राइस यहाँ से इधर आ गई। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं किया, इसने बैंड ने प्राइस ने बैंड को ब्रेक किया, अपर बैंड को, अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया, देखिए अगली प्राइस जो है बैंड के नीचे अंदर आ गई है। तो आपको फिर यहाँ पर ऊपर गई है, लेकिन हो सकता था यहाँ पे ऊपर ना ही जाती, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता और नीचे आ जाती। जैसे यहाँ पे प्राइस, अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं की, देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई बैंड के अंदर, यहाँ पर अंदर घूमी और नीचे आ गई, यहाँ पे कई दिनों के लिए फिर स्टक हो गए, फिर जाके इसने बैंड को ब्रेक किए। ये वन डे का चार्ट है। ठीक है, एक तो ये अपर बैंड को जब भी ब्रेक करेगी तो हम कॉइन को सेल कर देंगे। ठीक है, एक तो ये इंडिकेशन हमें देता है। दूसरी इंडिकेशन ये हमें देता है कि जब ये लोअर बैंड को ब्रेक करती है तो हम बाय करते हैं। प्राइस लोअर बैंड को जब ब्रेक करेगी तो हम बाय करेंगे। ठीक है, अब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो अब हमने इसको यहाँ पे बाय किया, क्योंकि हमें पता है अब यहाँ से प्राइस जो है बैंड के अंदर वापस जानी है। इसमें इलास्टिक होता है ना, खिंचा है ये, खिंचा है बैंड। ठीक है, यहाँ से खींचा है, तो अब हमें पता है प्राइस बैंड के अंदर ऊपर जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे नहीं गई, यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे अंदर आई। ठीक है, यहाँ पे चलती रही, फिर यहाँ पे इस सिंपल मूविंग एवरेज से भी ऊपर आ गई। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर इसके नीचे चलती रही, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से इसके अंदर ही जा रही है अभी तक, फिर यहाँ पे जाके इसने कहीं ब्रेक किए। अब इसका दूसरा यूज केस हो गया कि जब लोअर बैंड जो है ब्रेक होता है, प्राइस उसको ब्रेक करती है तो हम एंट्री लेते हैं, और जब अपर बैंड को ये ब्रेक करती है तो हम एग्जिट कर देते हैं, कि हमें पता है प्राइस अब ने अपर बैंड को ब्रेक कर दिया, अब नीचे आएगी प्राइस। ठीक है, अपने बैंड के अंदर आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, इसका दूसरा जो इसको हम देखते हैं, इसका दूसरा यूज केस होता है ये स्क्वीज। ठीक है, एक तो प्राइस की वॉलेटिलिटी ज्यादा थी कम थी, तो ये देखें बैंड बिल्कुल ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला, ये वॉलेटिलिटी बता रहा है। देखें प्राइस एकदम नीचे आई, बैंड ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला। ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं जब यहाँ पे दोनों लाइंस करीब करीब चल रही हैं और प्राइस उसके दरमियान में चल रही है, तो इसको कहते हैं स्क्वीज। ठीक है, बोलिंजर बैंड का स्क्वीज। ठीक है, स्क्वीज हुई हुई है प्राइस, और बैंड भी स्क्वीज हुआ हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी बायर्स की और सेलर्स की कम है, यानी बाइंग भी कम हो रही है, सेलिंग भी कम हो रही है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी आखिर ब्रेक होगी, एकदम प्रेशर आएगा, या तो सेलर्स का प्रेशर आएगा तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। स्क्वीज हमें ये इंडिकेशन देता है कि अब जो है या तो प्राइस एकदम ऊपर की तरफ जाएगी, बायर्स का प्रेशर आएगा तो अपर बैंड को ब्रेक करेगी, या फिर लोअर बैंड को ब्रेक करेगी, सेलर्स का प्रेशर आएगा, ये कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, ये देखें, ये ये एक ऑलमोस्ट स्क्वीज था। ठीक है, स्क्वीज चल रहा था, प्राइस यहाँ से फिर खुली, और इसने सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर गई, इसने अपर बैंड को ब्रेक किया और ये बैंड खुल गया पूरा। ठीक है, यहाँ पर प्राइस फिर चलती रही चलती रही चलती रही, फिर यहाँ पर आके प्राइस स्क्वीज हो गई, बायर्स और सेलर्स दोनों का प्रेशर कम हो गया, एक लिमिटेड हो गया, तो इसलिए अब ये प्राइस बिल्कुल यहाँ पे चल रही है, बायर्स सेलर्स का प्रेशर ऑलमोस्ट कम है। यहाँ से थोड़ा सा इसने ब्रेक किया लेकिन फिर ऊपर आ गई। ठीक है,
फिर यहाँ पे स्क्वीज बना बनते, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। अब हमें नहीं पता होता ये कब स्क्वीज ब्रेक होगा, ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता। ठीक है। लेकिन जब ये स्क्वीज बनता है तो हमें ये पता होता है या तो प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो अब हम कहते हैं कि हमने जो है इसके अंदर एंट्री लेनी है जब प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैंने कहा कि जब प्राइस लोअर बैंड को प्राइस ने जैसे ही ब्रेक किया तो हम एंट्री लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, प्राइस ने लोअर बैंड को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है। 27,515 पे, और हमने यहाँ पे फौरन एंट्री ले ली सिर्फ इस बैंड बोलिंजर बैंड की बेस पे, तो क्या ये सही डिसीजन होगा? ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस और नीचे चली जाए। फिर हम क्या करेंगे? हमने एंट्री ली थी यहाँ पर और प्राइस और नीचे चली गई, देखिए यहाँ तक आई है प्राइस। फिर वापस मुड़ के यहाँ तक आई है, लेकिन हमने तो एंट्री यहाँ तक ले ली थी, यहीं पर ले ली थी। जैसे ही प्राइस ने बैंड को ब्रेक किया था हमने उसी वक्त एंट्री ले ली थी। अब यहाँ पर हमने एंट्री ले ली, प्राइस और नीचे चली गई, लेकिन वापस मुड़ के आई उसी दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुई। ये जो भी क्वेश्चन है वो एंड में होंगे, आखिर में जवाब दूंगा, अभी किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है प्राइस, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, प्राइस नीचे चली गई, वापस प्राइस आई उसी दिन, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। जहां पर हमने एंट्री ली थी यहाँ तक फिर भी नहीं आई। अब हम स्टक हो गए। अगले दिन की कैंडल आई तो प्राइस यहीं पर रही, हमने तो एंट्री यहाँ पर ली थी। अगले दिन देखे यहाँ पर प्राइस फिरती रही बोलिंजर बैंड के अंदर आ गई, हमारी एंट्री यहाँ पर थी। हम अभी तक स्टक हुए हैं यहाँ तक, जब तक यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी तो हम सेल नहीं कर सकते। एक दिन, दो दिन, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12वें दिन जाके प्राइस ने यहाँ पे इसको जाके ऊपर गई है। हमारी एंट्री यहाँ पर थी और ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होकर हमने यहाँ पे सेल कर दिया फौरी, क्योंकि हमें नहीं पता फिर दोबारा नीचे ना आ जाए। ठीक है। तो ये देखें दोबारा अगले दिन फिर नीचे आ गई, उससे तो अगले दिन फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे अंदर ही घूमती रही। ठीक है। और ये स्क्वीज बना। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर भी सेल नहीं किया, हमने कहा हमें प्रॉफिट थोड़ा सा हो रहा है हम सेल नहीं करते, बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट होगा। देखें आपने यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पर 12 दिन बाद जाके थोड़ा सा प्रॉफिट होगा आपको। आपने कहा नहीं मैं अभी सेल नहीं करता, ठीक है, अभी और वेट करता हूँ शायद प्राइस और ऊपर जाए। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 डेज बाद जाके प्राइस यहाँ से आपकी यहाँ पे एंट्री थी। अब जाके यहाँ पर फिर 45 डेज बाद इसने अपर बैंड को ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ पर जाके आपने फिर अब सेलिंग की, लेकिन ये 45 डेज दरमियान में गुजरे हैं। ठीक है। 45 डेज। तो फिर आपके यहाँ पे जो है, सॉरी आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, तो यहाँ पर आपका एंट्री लेने का क्या फायदा हुआ? फिर इसने लोअर बैंड को भी ब्रेक ही किया प्राइस ने, तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ले ली तो आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम सिर्फ बोलिंजर बैंड को देख के एंट्री ले लें, और जब ये बोलिंजर बैंड ऊपर जाएगा, इसको अपर लाइन को, अपर बैंड को प्राइस क्रॉस करेगी, ब्रेक करेगी तो हम सेल कर देंगे। तो इस तरह तो हमारे लिए एंट्री लेना और एग्जिट करना बड़ा आसान हो गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आई, हमने फौरन यहाँ पे एंट्री ली, लेकिन प्राइस नीचे ही जाती रही, यहाँ पर हम स्टक हो गए। ठीक है। स्क्वीज बना, फिर जाके अभी स्क्वीज भी बना है तो हमें नहीं पता था कि स्क्वीज के बाद और प्राइस डाउन जा सकती थी, नीचे की तरफ बैंड खुल जाता, प्राइस नीचे चली जाती है, लेकिन ये तो ऊपर चली गई, तो हमें प्रॉफिट मिल गया। लेकिन कितने दिन वेट करना पड़ा हमें? 50 दिन। ठीक है।
ऑलमोस्ट 2 मंथ्स वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री थी वो गलत हो गई। ठीक है। तो ये बोलिंजर बैंड जो है, इसकी बेस पर सिर्फ हम एंट्री नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। और कभी भी एक इंडिकेटर की बेस पर हम एंट्री ले ही नहीं सकते और ना लेनी चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगर हमने एंट्री लेनी है तो? अब इसके साथ हम एक और इंडिकेटर को मिक्स करेंगे। वो इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है। RSI को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे खुल जाएगा। ड्रागडू में भी ऐसे ही नीचे ये खुलता है। ठीक है। यहाँ पर इसकी हम यहाँ पे सेटिंग्स में पहले जाएंगे। सेटिंग्स में जाके इसकी RSI की जो लेंथ है, हम ये 14 है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इसको 7 पे रखते हैं। ठीक है। कि हमें 7 डेज की ये एवरेज प्राइस बताए। ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब होता है कि लास्ट 7 डेज की ये हमें एवरेज प्राइस बताती है। ठीक है। अच्छा, जब हम इसके स्टाइल में आएंगे तो इसकी जो RSI का अपर बैंड है उसकी हम लिमिट, बाय डिफॉल्ट जो होती है अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट 30 होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज से आया है। स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपर लिमिट जो है वो 70 यूज हो रही होती है, और लोअर लिमिट जो है वो 30 पे यूज होती है। ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो हम इसलिए इसकी जो अपर बैंड है उसको बढ़ा देते हैं थोड़ा। ठीक है। हम उसको कर देते हैं 80 पर ले जाते हैं, और लोअर बैंड को जो है RSI के वो 20 तक ले जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो RSI की लेंथ है वो 7 रखनी है हमने। ठीक है। 14 नहीं रखनी, 7 रखनी। लास्ट 7 डेज की हमें चाहिए। अब ये देखें, अपर बैंड जो है वो 80 पर है, लोअर बैंड जो है वो ये 20 पर है। ये जो लाइन है ये 20 है, ये 80 है, और ये दरमियान में की जो लाइन है ये 50 पर है। ये 50 पर ही होगी। ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये देखें, 7 7 डेज की। ये हमें एवरेज प्राइस बता रहा है कि प्राइस कहाँ तक गई। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर गई, ये ऊपर गया। प्राइस नीचे आई तो ये नीचे चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्राइस 50 से एवरेज से ऊपर गई तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक भी किया ब्रोंजर बैंड ने, प्राइस ने ब्रोंजर बैंड अपर बैंड को। और यहाँ पे प्राइस RSI जो है आपका, यहाँ पे देखें, यहाँ पर RSI की वो आ रही होगी कि RSI कितना है। यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट पे, मैं इस कैंडल पे रखता हूँ जहाँ पे इसने बोलिंजर बैंड को, अपर बैंड को ब्रेक किया है। देखें RSI क्या आ रहा है, लेफ्ट पे देखें 74। ठीक है। 74 आ रहा है। अच्छा, अब RSI का यूज जो है वो दो तरीके से इसमें होता है कि एक तो जब RSI हमने इसके जो है सेटिंग्स की, अपर बैंड 80, लोअर बैंड 20, बिकॉज ऑफ क्रिप्टो। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में 70 अपर बैंड, लोअर बैंड 30 होता है। ठीक है। स्टॉक में, लेकिन वो वॉलेटिलिटी क्रिप्टो की ज्यादा है तो हम इसलिए सेफ साइड पे रहते हैं। सेफ साइड पे रहते हैं हम, अपर बैंड 80 पे रखते हैं, लोअर बैंड हम रखते हैं 20 पे। ठीक है। अब जब भी लोअर बैंड को प्राइस ब्रेक करेगी, 20 से नीचे आएगी। देखें यहाँ पे बैंड के ऊपर मैंने यहाँ पे रखा, इसने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ने भी लोअर बैंड को ब्रेक किया है। और लेफ्ट साइड पे आप देखें,
RSI कितने 9 पर चला गया है, इतना नीचे आ गया, और हमने लिमिट क्या रखी थी यहाँ पे, ये लाइन, ये 20 है, लेकिन वो तो 9 पर आ गए। हमने क्या रखी थी कि जब ये 20 तक आएगा, ये 20 से नीचे आएगा तो हम एंट्री लेंगे। हमेशा याद रखें, RSI जब 20 या 20 से नीचे आता है तो हम उसमें एंट्री लेते हैं कॉइन में। ठीक है, क्योंकि ये एक हमने लिमिट रख दी, हमें पता है अब यहाँ से बायर्स का प्रेशर आएगा और यहाँ से 20 से अब ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है, कभी कभी ये देखें होता है इस तरह कि हमने यहाँ पे RSI 20 से 19 पर आया तो हमने एंट्री ले ली, तो वो और नीचे चला गया। ये देखें, ये 9 तक चला गया था इस कैंडल पे। RSI देखें लेफ्ट पे, यहाँ पे देखिएगा, इधर कैंडल पे मैंने रखा, RSI 9 पर आ गया था। ठीक है, लेकिन हमने तो जब यहाँ पर होगी प्राइस, उस वक्त ये कहीं 18-19 पर होगा, तो यहाँ तक आया तो प्राइस RSI 9 तक आया ना, बिल्कुल नीचे तक आया, फिर RSI 9 तक आया, लेकिन फिर ऊपर तक चला गया, प्राइस ऊपर तक चली गई। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जब 20 से नीचे RSI आया और बोलिंजर बैंड को भी ब्रेक किया प्राइस ने, लोअर बैंड को, तो फिर हम अब एंट्री लेंगे, हमारी एंट्री कंफर्म होगी कि अब हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दो इंडिकेटर्स की इंडिकेशन आ चुकी है कि तो RSI ने भी 20 से नीचे चला गया है हमारा, और बॉलिंजर बैंड ने भी, लोअर बैंड ने, प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक कर दिए। अब दो कंफर्मेशन हमारे पास आ गई है, तो ये दोनों बड़ी मजबूत कंफर्मेशन है कि अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट से नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों इंडिकेशंस मिल गई हैं तो बस जी $10,000 लगा दो, नहीं। 25%, 30% अमाउंट से हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, बाकी अमाउंट हम रिजर्व में रखेंगे, 70% या 65%। कि हो सकता है प्राइस हमने यहाँ पर एंट्री ली है, RSI को देखते हुए प्राइस देखें नीचे और आ गई, अब नीचे और आई है तो हम, हमारे पास अमाउंट और हो सकता है कि उसके बाद और नीचे आ जाए, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो फिर अगर हमने सारा अमाउंट ही यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, RSI को देखते हुए कि RSI की इंडिकेशन 20 से कम है RSI, और प्राइस ने लोअर बैंड को भी ब्रेक किया है, तो मैंने जी $10,000 लगा दिए। अगर $10,000 यहीं पे लगा दिए सारे, और प्राइस अगले दिन यहाँ से और नीचे आ गई, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर तो उसको ऊपर जाते हुए कितना टाइम लगेगा, यहाँ तक घूमती रहेगी घूमती रहेगी, आपने तो यहाँ पर कहीं एंट्री ली थी और प्राइस यहाँ तक नीचे तक आ गई। अब यहाँ पर आपकी एंट्री, अब जब तक प्राइस यहाँ से ऊपर तक यहाँ तक नहीं जाएगी, ठीक है, पता नहीं कब जाती है, यहाँ पे घूमती रही घूमती रही घूमती रही घूमती रही, यहाँ पे जाके ऊपर गई है तो आपने सेल किया। ये पूरा एरिया जो है 45-50 डेज, 55 डे यहाँ पे आप स्टक रहे, इसलिए पूरी अमाउंट से हम कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जब भी लोअर 20 से लोअर जाएगा RSI, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और बोलिंजर बैंड भी ब्रेक करेगा तो। ठीक है, अब जब प्राइस इस 50 से ऊपर गई, 70 तक गई, 75 तक गई, 80 तक गई, अपर बैंड जो है RSI का, ठीक है, तो फिर वहां पे हम सेल कर देंगे। बेशक यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड ऊपर गया है या नहीं गया, ठीक है, अपर यानी प्राइस ने अपर बॉलिंजर बैंड के अपर जो बैंड है उसको ब्रेक किया है या नहीं किया, हम RSI को देखेंगे कि RSI देखें 69 है, हमारी मर्जी है, सेल कर सकते हैं अगर हम प्रॉफिट में हैं तो। ठीक है, लेकिन हमने वेट करना है, तो यहाँ पे देखें RSI 74 पे चला गया, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने और वेट करना है तो यहाँ पर देखें RSI 80 तक गया है, तो अब हमें पता है कि अभी 80 तक गया है और इसने बोलिंजर के अपर बैंड को भी यहाँ से प्राइस ने ब्रेक कर दी, तो यहाँ पे परफेक्ट हमारे पास टाइम है कि सेल कर दें, क्योंकि यहाँ से अब दोनों इंडिकेशन है कि अब ये 80 पे ओवर सोल्ड हो गया है। ठीक है, और यहाँ से अब नीचे आएगा, जब भी ये बोले RSI
20 से नीचे आएगा तो इसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड। ठीक है। और जब ये 80 तक जाएगा तो हम कहते हैं ओवरबॉट हो गए। ठीक है, ओवरबॉट हो गए यानी कि हमने जो लिमिट रखी हुई थी उससे ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। अब यहाँ से वापस प्राइस मोड़ के नीचे आएगी तो हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। ठीक है, RSI 80 तक चला गया है। ठीक है, ऑन द सेफ साइड हम 75 पे भी बेच सकते हैं, 77 पे भी बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है 80 का इंतजार करें। ठीक है, जहां पे हम कंफर्टेबल हैं, जहां पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है हम सेल कर दें। जरूरी नहीं है 80 तक जाए। यहाँ पर 80 तक तो नहीं गया, 66 तक गया है। यहाँ पे देखें 69 तक गया है। यहाँ पे देखें 74 तक गया है। 74 पे अगर हमने यहाँ पे इसको सेल नहीं किया तो देखें ये अभी नीचे आ गई, फिर नीचे रहा कई दिन, फिर यहाँ पर जाके ऊपर गया काफी दिन बाद। ठीक है, लोअर बैंड जो है जब ये 20 से नीचे आएगा तो हम इसको कहते हैं ओवरसोल्ड हो चुका है। यानी सेलर्स ने बहुत सेल कर दिया है, ओवरसोल्ड हो गया है ये कॉइन। अब यहाँ से बायर्स का प्रेशर आएगा, अब ये ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये इतना नीचे चला है, अब ये देखें यहाँ से ऊपर उठा है, ये देखें। और जब ये ऊपर जाएगा 80 तक जाएगा या 75 तक जाएगा तो हम कहेंगे ये ओवर बॉट हो गया है, यानी बायर्स ने बहुत ज्यादा खरीद लिया है इसको। अब ये ओवर बॉट हो चुका है, अब ये यहाँ से नीचे मुड़ के वापस आएगा तो हम यहाँ पे फौरन सेल कर दें इसको। ठीक है, तो ये दोनों हमें देखने होते हैं, ओवर सोल्ड, ओवर बॉट। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के साथ मिला के ओवर सोल्ड हमें यहाँ पे मिला। बॉलिंजर बैंड की लो प्राइस ने लोअर बैंड को, बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया है। यहाँ से हमें दूसरी इंडिकेशन मिली कि RSI 20 तक आ गए, ये 19 तक आ गए, ये 17 18 तक आ गए, 16 तक आ गए। अब ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन विद 30% अमाउंट, नॉट विद 100% अमाउंट। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर ज्यादा अमाउंट के साथ बाय किया तो हो सकता है प्राइस और नीचे चली जाए। ये देखिए 9 तक आ गए यहाँ पे। RSI, आपने RSI जब 18 पर था, आपने आपको अलर्ट आ गया, आपने 20 पे अलर्ट लगाया हुआ था कि जब RSI 20 पर आए तो मुझे अलर्ट दे देना इस कॉइन का, मैंने बाय करने। आपका फौरन मोबाइल पे या लैपटॉप पे अलर्ट आ गया इस कॉइन का कि जी RSI 20 पर आ गए। ठीक है, आपने वो अलर्ट देखा, आपने कहा ये तो बाइंग बन रही है यहाँ पे, आपने बाय कर लिए फौरन 20 के ऊपर RSI आया। लेकिन वो RSI और नीचे चला गया, देखिए 9 पर आया हुआ है इस वक्त, लेफ्ट पे देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आएगा। आपने तो यहाँ पर बाय किया था जब 20 पर आया था, वो और नीचे चली गई प्राइस और 9 तक RSI आ गया। अक्सर ये 3 4 तक 5 तक भी चला जाता है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अब यहाँ तक प्राइस गई तो आपने तो यहाँ पर 18 पे ही बाई किया था, तो प्राइस तो और नीचे तक अब स्टक हो गए आप। अब यहाँ पे पता नहीं कब ऊपर जाता है और फिर आप सेल करेंगे। ठीक है, हमने स्टक तो नहीं होना होता। स्टक बंदा कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है हर वक्त हम बड़े इजीली ट्रेड कर लेंगे, स्टक हो जाते हैं हम। लेकिन उसके लिए हम जो है दूसरी चीजें, सेफ्टी ऑर्डर्स वगैरह, स्टॉप लॉस वगैरह, ये चीजें जो है लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बचत हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब एक सम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए कि अब ये बोलिंजर बैंड कब जो है प्राइस बोलिंजर बैंड के इसको ब्रेक करेगी, लोअर बैंड को, तो हम एंट्री लेंगे। वन डे के चार्ट पे ये बहुत कम होता है। ठीक है, महीनों बाद होता है, 1 महीने 2 महीने बाद जाके ये प्राइस इतनी ज्यादा नीचे जाती है, लोअर बैंड को ब्रेक करती है। वन डे के चार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख लें, यहाँ पर इसने इतनी नीचे गई प्राइस वन डे की, लेकिन बाकी देखें कहीं पे गई है इतनी नीचे, लोअर बैंड को इतना ब्रेक किया इसने नहीं। कितने दिन गुजर गए, कितने दिन गुजर गए, ऊपर चली गई। ठीक है, हम और पीछे चले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर RSI कितना गया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आएगा। इसके ऊपर मैंने रखा, इसने प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया है, बॉलिंजर बैंड
ने प्राइस ने बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को ब्रेक किया, और RSI कितना है? 13, 13.89। अब ये हमारे पास परफेक्ट वो है कि जी, ये वनडे के चार्ट पे दोनों चीजें हमारी इंडिकेशंस हमारे फेवर में है, तो हम यहाँ पे बाइंग कर लें। ठीक है, हमने यहाँ पर बाइंग की। अगले दिन प्राइस यहाँ से थोड़ी सी और नीचे आई, लेकिन फिर ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, यहाँ तक चली गई। ठीक है, यहाँ तक गई हमारे पास। अब RSI कितना है? 72। और इसने अपर बैंड को भी ब्रेक कर दिया, तो 72 RSI चला गया है। तो ठीक है, 80 तक नहीं पहुंचा, जरूरी नहीं है 80 तक पहुंचे। बॉलिंजर अपर बैंड को ब्रेक किया प्राइस ने बॉलिंजर की, और RSI 70 से अबव चला गया है, तो अब आपके पास एक अच्छा चांस है आप सेल करते हैं। RSI को 80 तक जाने का वेट ना करें। ठीक है, यहाँ पर 80 तक गया है, ये देखें। लेकिन आपको क्या पता 80 तक जाना था या नहीं जाना था? यहाँ पर तो 80 तक नहीं गया, यहाँ पे तो नीचे आ गया, 67 तक आ गया, रेड कैंडल बन गई। यहाँ पर हम इसको सेल कर देंगे। 72, 73, 74, जहाँ पे हमें कंफर्टेबल। हमने क्योंकि यहाँ पे बाय किया था, तो इस हिसाब से तो हमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है। हम बॉलिंजर बैंड का वेट ना भी करें ब्रेक करने का, तो हम RSI को देखेंगे कि RSI कहाँ पे 70 पे चला गया है इस कैंडल पे। तो 70 पे हमें अगर यहाँ पे बाइंग की है, तो यहाँ पे ही हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें 70 पे RSI चला गया तो सेल कर देना चाहिए। ग्रीड में ना आए। जो ग्रीड में आता है फिर वो फंसता है। ठीक है, वो ये वेट करेगा नहीं, जो है RSI 80 तक जाएगा तो मैं सेल करूंगा, तो फिर बैठा रहे वो। हो सकता है 80 से अबव चला जाए, RSI जाता है। RSI जो है वो 90 को भी चला जाता है, 95 पे भी चला जाता है। दिखाता हूँ, ये देखिए कितना है RSI। मैसेज करके बताएं आप सब लोग, इस वक्त RSI कितना है? कोई मैसेज कर दे कि इस वक्त RSI कितना है। 95, बिल्कुल सही है। 95 है। देखिए, इसने 80 को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो ये ऊपर भी चला जाता है, लेकिन उसका वेट तो नहीं कर सकते ना कि ये 90 तक जाएगा। ठीक है, हमें तो जहां कंफर्टेबल हो, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, वहां पे हम सेल कर देंगे। हम पे बॉलिंजर बैंड का भी वेट नहीं करेंगे कि बॉलिंजर बैंड ने जो है वो ब्रेक किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर हमें RSI 70 से अबव मिल रहा है, तो 72, 73 तक मिल रहा है, तो सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ने ब्रेक किया था प्राइस को वनडे के कैंडल पे, वनडे की चार्ट पे, और RSI भी 13 पे था। अब क्या इसने आगे फौरी तौर पे वनडे के चार्ट में प्राइस ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किए, लोअर बैंड को? देखते हैं। किया, यहाँ पर किया था ना, 9 9 ऑफ मार्च। आगे देखें, किया है कहीं पे? नहीं किया। यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया। यहाँ पे जाके 12 ऑफ मई को जाके इसने ब्रेक किया है, और RSI कितना है? 25। अब यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि RSI 25 तक है। हमने क्या कहा था? RSI 20 तक आ जाए, तो चलो 21 तक भी हो तो हम एक एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे तो नॉर्मली 20 या 20 से कम हो, लेकिन 21 तक भी हो चलो हम ले लेते हैं। लेकिन अभी RSI 25 पर है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन देखें, बोलिंजर बैंड कितने दिनों बाद यहाँ पे 9 ऑफ मार्च और 12 ऑफ मई, 2 महीने बाद जाके बोले वनडे के चार्ट पे इसने ब्रेक किए हैं। तो ये मौका हमें कभी कभी मिलता है कि बॉलिंजर बैंड वनडे के चार्ट पे लोअर बैंड को प्राइस ब्रेक करे। ठीक है, तो अब फिर देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन अब आगे फिर यहाँ पे जाके ब्रेक किया। लेकिन RSI 27 है, यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने हमें सिर्फ बॉलिंजर बैंड की बेस पे तो एंट्री नहीं लेनी, हमने तो RSI को भी साथ में लाना है। फिर यहाँ पर नीचे गया, ब्रेक किया, लेकिन RSI 28 है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे जाता रहा,
यहाँ पर गया, यहाँ पे फिर थोड़ा सा ब्रेक किया, RSI 30 है, यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पर प्राइस चलती रही, स्क्वीज बन गया, स्क्वीज यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पर जाके फिर देखिए 17 अगस्त को RSI 9 पर आया और बोलिंजर बैंड भी ब्रेक हुआ है, लोअर बैंड प्राइस ने ब्रेक किया लोअर बैंड को, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है अब। लेकिन इसमें कितना टाइम लगा आपको, ठीक है। तो अब इसको हम फिर वन डे के चार्ट पे नहीं देखेंगे, फिर हम इसको, अगर हमने लोअर टाइम फ्रेम पे करना है तो हम 4 आवर्स के चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। 4 आवर्स के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे, लेकिन उसमें फिर ये याद रखिएगा कि रिस्क भी, लोअर टाइम फ्रेम पे रिस्क भी ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमें काफी दफा बोलिंजर बैंड ब्रेक करता हुआ नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक किया है, लेकिन RSI यहाँ पे 21 है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन रही है। फिर 4 आवर्स के चार्ट पे कहीं ब्रेक नहीं किया, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ यहाँ के बाद, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हुआ, RSI 15 तक आया, उसके बाद जाके यहाँ पे ब्रेक हुआ 4 आवर्स में, यहाँ पे हुआ था 25 सितंबर, और यहाँ पे फिर दोबारा ब्रेक हुआ है, RSI भी नीचे है 9 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये तकरीबन 16 दिन बाद जाके ये दोबारा हुआ है, लेकिन एज कंपेयर टू वन डे चार्ट ये जल्दी हुआ है। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इसमें हमें RSI भी काफी दफा लोअर बैंड जो है 20 से कम पे आएगा, और बोलिंजर बैंड भी हमें कई दफा लोअर बैंड प्राइस को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पे 1 आवर में के चार्ट में इसने ब्रेक किए बोलिंजर बैंड ने, लेकिन RSI हमारे फेवर में नहीं है, RSI 35 है, ठीक है। वन डे का, हर कैंडल वन डे की, अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी फेवर में नहीं है, यहाँ पे देखें लोअर बैंड ब्रेक हुआ बोलिंजर बैंड का, और RSI कितना है 18 पर, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंट्री तो ले ली, लेकिन देखें अगली कैंडल RSI और प्राइस नीचे चलेगी, मैंने बताया था ना, ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट वॉलेटिलिटी हाई होता है, रिस्की होता है। अब यहाँ पे अगले घंटे में प्राइस और नीचे चली गई, ठीक है। अब हम वेट करेंगे, ठीक है। उससे अगले घंटे में, तीसरे घंटे में जाके फिर प्राइस ऊपर यहाँ तक आई, ठीक है। RSI कितना है 32, लेकिन प्राइस ऊपर आ गई है, यहाँ तक आ गई है। हमने यहाँ पर कहीं पे एंट्री ली थी, अब हमें यहाँ पे प्राइस ऊपर मिल रही है, ऑब्वियसली यहाँ पर एंट्री के हिसाब से प्राइस ऊपर है, अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब हम नहीं, ये नहीं देखेंगे कि अभी RSI 38 है ना, ठीक है। तो अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, 1 आवर का चार्ट है ना, ठीक है, तो हम सेल कर सकते हैं। इसमें हम फिर RSI को ये नहीं देखेंगे ये 80 तक या 70 तक जाए, क्योंकि हमने 1 आवर के चार्ट में 40-40 प्रॉफिट लेना है ना, हमने 1 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम थोड़ा होता है, ठीक है, रिस्की भी होता है। तो हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, प्राइस और नीचे चली गई। अब हम डर गए, हमने कहा पता नहीं प्राइस कब ऊपर आती है, लेकिन शुक्र है अगले घंटे में ही, तीसरे घंटे में प्राइस यहाँ पे ऊपर आ गई, तो हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, तो यहाँ से तो प्राइस ऊपर यहाँ तक आई है ना, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी आपने फिर RSI को नहीं देखना कि 32 है या इसने ऊपर यहाँ पे जाके ब्रेक किया या नहीं किया, ये सिंपल मूविंग एवरेज से ये प्राइस बोलिंजर बैंड के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर गई है या नहीं गई। आपको जहां कंफर्टेबल 1 आवर के चार्ट पे प्रॉफिट मिल रहा है लेके बाहर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक किया लोअर बैंड ने, प्राइस ने लोअर बैंड को, लेकिन RSI 30 पे है, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बन रही। यहाँ पे ब्रेक किया, RSI 27 है, यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बन रही,
पीछे देखते हैं। यहाँ पे लोअर बैंड ने ब्रेक किया, RSI 34 है, यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बन रही। यहाँ पे ब्रेक किया, RSI 28 है, यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बन रही। यहाँ पे ब्रेक किया, RSI 34 है। ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक किया, RSI 27 है। ठीक है, इतना ब्रेक किया, लेकिन अब एक चीज देखने की, RSI 27 ये पूरी कैंडल का दिखा रहा है, 1 आवर का। RSI 27 पे यहाँ पर होगा जब लोअर बैंड ने ब्रेक किया, लेकिन जब प्राइस यहाँ तक आई तो ये डेफिनेटली RSI 20 से भी नीचे आया होगा। यहाँ पर प्राइस आई है ना, देखिए यहाँ तक नीचे तक प्राइस आई है, तो RSI 20 तक आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है। फिर प्राइस यहाँ पर अगले दिन भी नीचे यहाँ तक आई, ये कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई, हमने यहाँ पर कहीं पे एंट्री ली थी, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट थोड़ा बहुत बन रहा है। अगर नहीं, यहाँ पे हमने प्रॉफिट लेना है, तीसरे घंटे में जाके यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंट्री यहाँ पे ली थी जब RSI 20 तक आया था और बोलिंजर बैंड को भी ब्रेक किया था, हमने यहाँ पर कहीं पे एंट्री ली थी। और यहाँ से तो प्राइस ऊपर आई है, यहाँ तक आ गई है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन आप ये देखिए, RSI इधर इधर कितना है इस कैंडल पे, 36। ठीक है। तो ये 1 आवर के चार्ट पे अगर हमने इसको यूज करना है तो ये काफी जल्दी यूज होता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोअर बैंड को ब्रेक किया बोलिंजर प्राइस ने, और RSI कितना है, 20। ये देखिए बिल्कुल 20 के ऊपर आया हुआ है, ओवर सोल्ड हो चुका है। 20 तक ओवर सोल्ड होता है, 80 तक ओवर बॉट होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पे प्राइस फिर ऊपर गई वापस, सेल कर। अब यहाँ पे हमने जो एंट्री ली 1 आवर के चार्ट पे, फिर अगेन बता रहा हूँ, गौर से सुने, ज्यादा अमाउंट से नहीं लेनी है आपने एंट्री। ज्यादा अमाउंट से एंट्री लेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे तो प्राइस ऊपर गई है, लेकिन हो सकता है जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे आई है और नीचे आ जाए, अगली कैंडल और नीचे बन जाए, उससे अगली और नीचे बन जाए, तो बड़े बुरे फंसेंगे, स्टक हो जाएंगे। फिर जब तक प्राइस यहाँ से उठेगी नहीं, यहाँ तक नहीं जाएगी जहाँ ये आपने यहाँ पे एंट्री ली थी ना, यहाँ तक नहीं आएगी प्राइस। अभी तो प्राइस यहाँ तक चल रही है, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है। यहाँ तक वापस आने में पता नहीं कितने घंटे और कितने दिन लग जाएं, तो फिर आप स्टक हो जाएंगे। ठीक है, इससे सारी अमाउंट से आपने एंट्री नहीं लेनी, 30% अमाउंट से। अब बाकी अमाउंट से क्या करना है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कि हम वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, और रिजर्व में कैसे पैसे रखते हैं, कि 30% से सिर्फ हम एंट्री लेंगे, बकाया 70% अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है अभी। ठीक है। अभी हमने उसको यूज नहीं किया, हमने सिर्फ अभी सिर्फ $30 को यूज किया 100 में से। $30 को यूज किया, अगर $30 से यहाँ पे प्राइस ऊपर आई तो 3 4 5 6 डॉलर प्रॉफिट होगा, हम सेल करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से और नीचे आ गई तो अभी हमारे पास $70 पड़े हुए हैं। ठीक है। वो क्या करेंगे, उसको कैसे सेफ्टी ऑर्डर लगाएंगे, उन $70 का क्या करेंगे, वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये RSI और बॉलिंजर बैंड दोनों इंडिकेटर्स को मिला के हम इस तरीके से एंट्री या एग्जिट करते हैं। अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से, किसी भी कॉइन को लेके चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये BTC का कॉइन है, तो जाहिर है ये इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, क्योंकि BTC है, BTC बहुत बड़ा कॉइन है। लेकिन कोई छोटा कॉइन मैं लेता हूँ, लेट्स से जो सेंट्स में है, ये देखिए CFX लेता हूँ। ठीक है। और इसका मैं टाइम फ्रेम करता हूँ 1 डे। ये छोटा कॉइन है, इसको हम 1 डे पे देखते हैं। मैंने सपोर्ट्स और कुछ रेजिस्टेंस लगाई हुई थी इसके ऊपर, तो मैं उसको वो डिलीट कर रहा हूँ।
ये वनडे के टाइम फ्रेम पे CFX का कॉइन है। ठीक है, जिसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू BTC। जाहिर है BTC की वॉलेटिलिटी इतनी जल्दी तो नहीं होती। अब ये देखिए वनडे के चार्ट पे यहाँ पर नीचे आया, RSI 17 दे रहा है। यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है 30% अमाउंट से। यहाँ पे, यहाँ पर कहीं पे हम एंट्री लेंगे। RSI यहाँ पर कहीं पे 17 पे आया होगा या 18 19 पर आया होगा, यहाँ पर नहीं आया होगा। तो प्राइस यहाँ पर आई है तो फिर आया होगा। यहाँ पर हमने एंट्री ली, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ तक आई, सेल कर सकते हैं, रखना चाहे तो रख लें। यहाँ पे फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा दिन यहाँ पे जाके ऊपर गई, यहाँ पे भी हम प्रॉफिट और सेल कर सकते हैं। वनडे के हिसाब से मैंने आपको बताया ना, बहुत कम फिर ये आपको चांस मिलता है। RSI भी बहुत ऊपर, यहाँ पे जाके फिर देखिए RSI 74 पे गए। हमारी यहाँ पे एंट्री थी 17 अगस्त, और यहाँ पे RSI किया है 1 अक्टूबर। ठीक है, तकरीबन 15 दिन बाद। ठीक है, 14 अगस्त, सितंबर, सॉरी, 1.5 महीने बाद। ठीक है, 1 अक्टूबर को यहाँ पे गया है RSI 74 तक। तो अब इसको हम देखते हैं 4 आवर के चार्ट पे, कि हमें इसमें कितना मौका मिलता है एंट्री का और एग्जिट का। ये देखिए, अब ये आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे मैंने रखा बोलिंजर बैंड, यहाँ पर स्क्वीज था, ये देखिए स्क्वीज चल रहा है। यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आया, प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया। ठीक है, अब RSI कितना है देखें लेफ्ट पे, 16। यहाँ पे एंट्री बनती है कि नहीं बनती? बनती है। ठीक है, दोनों इंडिकेटर्स हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे बॉलिंजर प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया बॉलिंजर बैंड के, और RSI भी 16 तक चला गया, यहाँ पे एंट्री बन गई। लेकिन अगले दिन देखें प्राइस और नीचे गई, और नीचे गई, और नीचे, और RSI देखे 10 तक आ गए, 8 तक आ गया RSI। इस कैंडल पे देखिए 6 तक आ गए, इस पर देखिए 5 तक आ गया RSI। इस पर और डाउन प्राइस हो गई, 4 तक आ गया RSI। यहाँ पर देखें 3 तक आ गए। देखें ये 20 से कितना नीचे चला गया है। ये देखें इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है कि ये यहाँ पर 3 तक आ गया था RSI, और आपने एंट्री कहाँ ली थी? यहाँ तक। फिर भी फंस गए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन यहाँ पर फंसे रहे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पे आपने तो एंट्री यहाँ पे ली थी ना, इसकी बेस पे। अब देखिए यहाँ इतने दिनों तक आप फंसे रहे, यहाँ पे जाके कहीं पे आपको प्रॉफिट मिला है, इस कैंडल पे जाके। ठीक है, RSI 86 तक गया, और अपर बैंड को प्राइस ने ब्रेक किया। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे फंस गए थे, प्राइस और नीचे आ गई। यहाँ पे आप कहीं जाके अब प्राइस ऊपर गई, इतने दिन आपको वेट करना पड़ा है, फिर आपको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, 4 आवर के चार्ट की बात करें तो इसकी जो है ना, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। किसी भी कॉइन के ऊपर एंट्री लेनी है, और जब ओवरसोल्ड हो जाए, RSI ओवरसोल्ड हो जाए, और बॉलिंजर बैंड को भी ब्रेक करे। वनडे के चार्ट पे भी देखने हैं, 4 आवर के चार्ट पे भी देखने हैं, 1 आवर के चार्ट पे भी देखने हैं। आपने एंट्री लेनी है, फिर जब ऊपर जाए, RSI 70 तक पहुंच जाए, और बेशक बोलिंजर बैंड ने प्राइस ने अपर बैंड को बोलिंजर बैंड के ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर RSI 70 तक पहुंच के आपको लगे 70 तक पहुंच गए, तो आप सेल कर सकते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको तो। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको चीज बताई थी कि यहाँ पर अगर आपने एंट्री ले ली, प्राइस तो और कम आ गई, अब यहाँ पे सारी अमाउंट अगर आपने लगा दी तो फिर देखें प्राइस कितनी नीचे आएगी यहाँ से। अगर आपने यहाँ पे 30% लगाई तो आपको, आप थोड़े रिलैक्स्ड होंगे क्योंकि 70% अमाउंट आपके पास अभी तक पड़ा है, तो वह यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पर ले सकते हैं उससे एंट्री आप, यहाँ पर ले सकते हैं 70% से। वो भी पूरी नहीं लगेंगे, उसके भी आप 30% से यहाँ लेंगे। हो सकता है प्राइस और नीचे चली जाए तो यहाँ पे बकाया 30% से ले लेंगे। वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि हमें नुकसान ना हो ज्यादा। ठीक है, अगर प्राइस मार्केट और क्रैश कर जाए तो हमें उसमें भी प्रॉफिट हो, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसकी आपने बोलिंजर बैंड को ओपन करके और आरएसआई को ओपन करके आपने जो है इसकी अपनी मर्जी से जो हलाल कॉइन्स मैंने आपको लिस्ट दी है, उन हलाल कॉइन्स में से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंट्री लेनी है और एग्जिट करनी है। ठीक है, ये दो इंडिकेटर्स तो फ्री है ना आपके पास ट्रेडिंग व्यू में, और ड्राग डू में भी फ्री हैं काफी सारे, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में दो या तीन फ्री हैं, तो ये दोनों खुल जाएंगे। बॉलिंजर बैंड भी आपके पास ओपन हो जाएगा और आरएसआई भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, बॉलिंजर बैंड जब ओपन होगा ना तो बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स में आप जाएंगे तो इसकी जो लेंथ है ना वो स्टैंडर्ड 20 ही ऑलरेडी सेट होती है, तो इसको छेड़ना नहीं है, आपने 20 ही रहने देनी। ठीक है, किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना, बस ये 20 स्टैंडर्ड है, हम यही यूज करते हैं, 20 ही रहेगी। लेकिन जब ये आरएसआई के ऊपर आएंगे, इसकी यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, तो इसकी आपने लेंथ 7 रखनी है, 7 डेज की प्राइस हम एवरेज प्राइस बताए। ये जो प्राइस बता रहे हैं ना हमें, ये एक दिन की नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ये एक दिन की नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये सातवीं कैंडल, ये 7 दिन की प्राइस हमें बता रहा है कि एवरेज आरएसआई जो है इस वक्त जो है 7 दिन के हिसाब से यहाँ पर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें दोनों समझ आ गए होंगे, इंडिकेटर्स। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो हम ऑलवेज कंसिडर करेंगे, हमेशा कंसिडर करेंगे। वो तो मैंने आपको बताया ना, अभी तो मैं ये सिर्फ आपको इंडिकेटर्स पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलाएंगे तो आपकी एंट्री और एग्जिट और ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि फिर आपको जो है कम से कम लॉस होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखें, आइडियल टाइम फ्रेम तो स्टैंडर्ड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना, कि वो 1 डे का चार्ट होता है, जो सेफ होता है, सेफेस्ट जो होता है पूरी दुनिया में। अगर आपने जल्दी ट्रेड करनी है और जल्दी एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, तो आप 4 आवर का यूज कर सकते हैं चार्ट, 1 आवर का कर सकते हैं, इससे कम पे ना जाए, फिर स्कैल्पिंग हो जाएगी। स्कैल्पिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। 1 आवर का चार्ट भी रिस्की होता है, 4 आवर का चार्ट भी रिस्की होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू 1 आवर 4 आवर का चार्ट कम रिस्की होता है। तो और एज कम्पेयर टू 4 आवर 1 डे का चार्ट बहुत ही कम रिस्की होता है। लेकिन उसमें फिर ये बॉलिंजर बैंड, लोअर बैंड को कभी कभी 1 2 3 महीने बाद ही जाके ब्रेक करता है, उसमें तो हमें ये मिलेगा ही नहीं। और आरएसआई भी हमें ओवरसोल्ड 20 से कम 1 डे के चार्ट में बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो फिर उस सूरत में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी यूज करते हैं 1 डे के चार्ट में, अदरवाइज हम फिर 4 आवर के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट, 1 आवर के चार्ट पे एंट्री ले लेंगे। नहीं, आरएसआई ट्रेंड लाइन नहीं है, ये हमें प्राइस बताता है। अच्छा, अगर RSI 20 हो और कैंडल अभी सपोर्ट से काफी ऊपर हो
फिर क्या करें? देखें, अगर RSI 20 पर आ गया है ना, ठीक है, और सपोर्ट से अभी ऊपर है कैंडल, और बोलिंजर बैंड भी ब्रेक हो गया है, तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम सपोर्ट को नहीं देखेंगे, लेकिन अमाउंट फिर मैंने बताया आपको कि सिर्फ 30% से। ठीक है, क्योंकि हमें सपोर्ट की जो लाइन है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। हम सिर्फ इस RSI को देखते हुए एंट्री ले रहे हैं, ये बोलिंजर बैंड को। ठीक है, सिर्फ अगर बॉलिंजर बैंड ने भी ब्रेक नहीं किया, लोअर लोअर बैंड प्राइस ने लोअर बैंड को, सिर्फ RSI को देख के आप एंट्री ले रहे हैं, अभी सपोर्ट पे भी नहीं आई अपनी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट से भी ऊपर है, तो फिर सिर्फ क्या RSI को देखते हुए आपको एंट्री लेनी चाहिए कि RSI 20 पर आ गया है? नहीं लेनी चाहिए, ले सकते हैं, आइडियली तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप 20% से 15% से ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अमाउंट से नहीं। आप जी, बॉलिंजर बैंड पूरा मैं नहीं समझा सकता, यासिर साहब आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पूरे आधा घंटा मैंने इसको समझाया, अब दोबारा से मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ जी, अमाउंट जो है वो DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज के लिए हम बचा के रखेंगे, इससे हम पूरी अमाउंट से कभी भी एंट्री नहीं लेते। ठीक है, जब भी एंट्री लेते हैं हम कम अमाउंट से लेते हैं, 30% से, 33%, 35% से, बाकी अमाउंट हम सेफ रखते हैं। हो सकता है मार्केट और क्रैश कर जाए, फिर क्या करेंगे? वहां पे हम DCA करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और बाइंग करेंगे, और प्राइस नीचे आ गई, क्रैश कर गई, फिर और बाइंग करेंगे। ठीक है, फिर हम बाइंग नहीं कर पाएंगे, उससे भी नीचे प्राइस चली जाती, फिर वो हमारी किस्मत है, फिर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कि कम से कम हमें लॉस हो। ठीक है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जी, अगर आप हल मूविंग एवरेज को भी साथ मिला लेंगे तो फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, मूविंग एवरेजेस तो हमें ट्रेंड बताते हैं ना, ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो है, और हमारी जो है स्ट्रॉन्ग एंट्री एग्जिट हो जाएगा अगर हम हल मूविंग एवरेज को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गई, देखी ऐड हो गई, बोलिंजर बैंड भी आ गया, RSI भी आ गया, और हल मूविंग एवरेज भी हमने देख ली, तो हम हमारी पास काफी स्ट्रॉन्ग चीजें अब आ गई हैं। हसन महमूद कह रहे हैं कि सर मेथड इज टू गुड, बट आई हैव कवर्ड टुडे लेक्चर 1 एंड टुमारो आई विल कवर लेक्चर 2। आफ्टर दैट आई विल प्रैक्टिस एंड आस्क क्वेश्चन। सर ओके, आप जब भी कर रहे हैं पूछ सकते हैं क्वेश्चन मेरे से। कल हम पढ़ेंगे एक और, इसके साथ RSI के साथ हम इंडिकेटर को मिलाते हैं, वो होता है MFI, मनी फ्लो इंडेक्स। ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो बस 5-6 मिनट का ही पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल RSI की तरह ही होता है। ठीक है, तो उसको भी हम साथ मिलाते हैं, फिर हमारी एंट्री एग्जिट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट पर आ जाएंगे कि स्टॉप लॉस कब लगाना है। और कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में तो बताएं। इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा और प्रैक्टिस करनी है आपने। नहीं, बाइनेंस पे आपको कुछ यूज नहीं करना चाहिए। चार्ट्स हमेशा ट्रेडिंग व्यू या ड्रागडू पे आपको यूज करके फिर बाइनेंस पे जाके आपने एंट्री लेनी है, अपना ऑर्डर लगाना है। बाइनेंस पे से हम ऑर्डर लगाते हैं, बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं।
ये जो चार्ट्स देखने हैं हमने, ये ट्रेडिंग व्यू पे या ड्रॉप पे देखकर फिर हमने बाइनेंस पे जाना है। बाइनेंस के चार्ट को हमने नहीं देखना जी। और क्वेश्चन किसी का? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ले रहे हैं, बीटीसी में नहीं ले रहे, किसी भी और कॉइन में ले रहे हैं, तो आप उस वक्त बीटीसी की भी मूवमेंट जरूर देखें। बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बीटीसी की मूवमेंट को भी देख लें आप, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बीटीसी की डोमिनेंस को देखना होता है हमने, कि बीटीसी की डोमिनेंस क्या चल रही है, बीटीसी की प्राइस की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स जो है वो मूव करते हैं। तो ये हम देख लें तो बहुत अच्छी बात है, और ज़रूर देखना चाहिए। देख क्या लें, ज़रूर देखना चाहिए बीटीसी की मूवमेंट। और सिर्फ ये मूवमेंट्स नहीं देखनी। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि आपने मार्केट न्यूज़ को देखना है। मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, क्या न्यूज़ चल रही हैं, फट चल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं या पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं जी, ऑल्ट कॉइन्स की अपनी वर्थ है ना, इथेरियम की अपनी वर्थ नहीं है? इथेरियम भी तो ऑल्ट कॉइन है। ठीक है, पोल्का डॉट हो गया, एक्सआरपी हो गया। ठीक है, इनके जो मार्केट कैप बिलियंस ऑफ डॉलर में, 10 बिलियन से ज्यादा है, इनकी वर्थ है ना। 1 मंथ से एक ये चीज ऑब्जर्व की है। नहीं 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 जी, ये तो बीटीसी की डोमिनेंस की वजह से ऑल्ट कॉइन सब डाउन हुए हैं। ठीक है, बीटीसी का पूरी मार्केट पे फर्क पड़ता है ना। ठीक है, बीटीसी जिसमें वो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो बीटीसी सबसे बड़ी चीज बीटीसी है। तो उसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स पे फर्क लाजमी पड़ता है। लेकिन वो फिर जब बुलिश होते हैं ऑल्ट कॉइन्स, तो फिर वो ठीक ठाक प्रॉफिट देके जाते हैं आपको। बेशक 2-3 महीने बाद देखे जाएं, फिर वो जब बीटीसी बुलिश होता है, ऊपर जाता है, फिर ऑल्ट कॉइन्स इतना शूट करते हैं, ऊपर जाते हैं कि आपका सारा पिछला लॉस भी कवर हो जाता है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। सर, दे ऑल फॉलो द मास्टर? क्या मतलब? समझ नहीं आई। सर, दे ऑल फॉलो द मास्टर क्या मतलब? जी, ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। लेकिन कई ऑल्ट कॉइन्स ऐसे होते हैं कि बड़े अजीब होते हैं। उनकी अपनी ही मूवमेंट होती है। या तो उनकी अपनी मूवमेंट होती है, वो बहुत कम होते हैं, वो आपको रेयर होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, या फिर उनको पंप और डंप किया जाता है। ठीक है, पता नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं तो इन कॉइन्स का नहीं बता सकता, हाई फाई और BLZ का, कि ये हलाल कॉइन्स की लिस्ट में है या नहीं है। जो हलाल कॉइन्स की लिस्ट में हलाल कॉइन्स हैं, सिर्फ उसी का मैं जिक्र कर पाऊंगा। मुझे ये याद नहीं है कि हाई फाई और BLZ हलाल कॉइन्स की लिस्ट में है या नहीं है। जी, BTC भी हलाल कॉइन है, एथेरियम भी हलाल कॉइन है। अच्छा, BLZ हलाल है, ठीक है। अगर BLZ हलाल है तो सही है। बस आप लोग कोशिश करें, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हलाल काम करें। देखिए, ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, जॉब करना और ये सारी चीज़ें
सिर्फ एक हमारी ज़रूरियात हैं। ठीक है, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं एक सांस के साथ। ठीक है, किसी भी वक्त, और उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। ठीक है, 10 साल का बच्चा भी मर रहा है, और 50 साल, 70 साल का बूढ़ा भी मर रहा है, और किस वक्त मर रहा है, किस टाइम पे, किस वजह से मर रहा है, कुछ नहीं पता। तो कोशिश करें हलाल ट्रेडिंग करें। ठीक है, ये सब चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आगे जवाब देना पड़ेगा। और कोई जवाब दे सकता है तो फिर हराम कर ले ट्रेडिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जवाब दे पाएगा। और कोई क्वेश्चन जी किसी का पूछें। देखिए, हलाल कॉइन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो टॉप 100 कॉइन्स में आते हैं, सारे हलाल कॉइन्स। तो आपने टॉप 100 में ही ट्रेडिंग करनी है ना, जो दुनिया के टॉप 100 कॉइन्स हैं, तो उसमें सारे हलाल कॉइन्स आ रहे हैं, तो उनसे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है आपको। और कोई भी बंदा 100 कॉइन में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, नजर रख ही नहीं सकता। मैक्सिमम एक बंदा जो है वो 8 10 12 कॉइन्स के ऊपर लिस्ट बना के नजर रखता है, उसी में ट्रेड करता रहता है, उसी से प्रॉफिट लेता है, लॉस होता है, उसी में फिरता रहता है। 10 12 15 होंगे मैक्सिमम। ठीक है, उसकी लिस्ट में, यहाँ पे जो लिस्ट है ना, ये देखें, ये जो लिस्ट है, फेवरेट कॉइन्स की लिस्ट है, इसमें कितने कॉइन्स हैं? यही 20 25 30, कुछ मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही रखे हुए हैं उनको चेक करने के लिए। ठीक है, इसमें 100 कॉइन्स तो नहीं है। मैंने ट्रेड करवानी है तो फिर आपने क्या सीखना है? मैं तो ट्रेड नहीं करवाऊंगा जी। मेरा काम ट्रेड करवाना तो नहीं है, वो तो आपने खुद करनी है प्रैक्टिस। मैं फॉर एग्जांपल एक दफ़ा कोई ट्रेड करवा भी दूं, ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उस वक्त क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट शायद हो जाए, शायद लॉस हो जाए। सिचुएशन तो हर मिनट हर घंटे में चेंज हो रही होती है, वो तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपने इमोशनल अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, मेंटल ब्लॉक्स को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे देखना है, ये सारी चीजें आपको खुद देखनी है। इसी को तो साइकोलॉजिकल कहते हैं। इसी से तो आप ट्रेडर बनते हैं। मैं अगर एक दफा करके दिखा भी दूं तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग आपको वैसी, जब ट्रेडिंग लेक्चर्स खत्म होने वाले होंगे, ट्रेडिंग आपको आ चुकी होगी। अभी ये दो ये मैंने इंडिकेटर्स आपको बताए हैं, बोलिंजर बैंड और RSI, क्या ये ट्रेडिंग, इससे आप इसके ऊपर एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग नहीं है क्या? ये लाइव चार्ट पे ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ बाइनेंस पे जाके ऑर्डर नहीं लगा रहा, तो आप खुद लगाएं। नहीं नहीं जी, आप अपनी गाइडेंस में करें, मेरी गाइडेंस में ना करें। ऑर्डर लगाना है ना, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा तो दिया, यहाँ पे सिखा दिया ना आपको। ये देखें, बॉलिंजर बैंड ने यहाँ पे ब्रेक किया, और RSI 12 है, तो यहाँ पे एंट्री बन रही है ना। लेना एंट्री, $20 से ले लें एंट्री, और वेट करें, जब ये ऊपर जाए सेल कर दें। ये काम आप नहीं कर सकते क्या? बाइनेंस पे जाके ऑर्डर लगाना और सेल करना। मैं भी तो यही करके दिखाऊंगा आपको, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा? और यही करके दिखा रहा हूँ, ये लाइव चार्ट है आपके सामने, ये कोई पुराना चार्ट नहीं चल रहा जी। ये लाइव चार्ट है इस कॉइन का। और कोई क्वेश्चन जी? चलें जी, काफी टाइम हो गया। टाइम फ्रेम आपका अपना अपना जी है, जो 1 डे स्टैंडर्ड है मैंने बताया। लेकिन 1 डे के ऊपर तो RSI ओवरसोल्ड 20 तक बहुत कम ही, शाज़ और नादिर ही आएगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद। तो आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चेक कर लें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक कर लें।
सर प्लीज़ सम टाइम मुतारबा बेसिस पे भी काम करेंगे। आपके स्किल्स और इन्वेस्टमेंट हमारा लॉस इन्वेस्टर का होगा और प्रॉफिट इक्वली। नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं करता ऐसा काम। मैं तो सिर्फ सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं किसी की इन्वेस्टमेंट ना लेता हूँ, ना मैं किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ जी। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उंगली पकड़ के बस रास्ता दिखा देना कि यहाँ पे चलो। बाकी चलना तो आपने खुद ही है। प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी, फिर ही आप ट्रेडर बनेंगे। ना मैं इन्वेस्टमेंट लेता हूँ और ना मैंने कभी किसी के साथ इन्वेस्टमेंट की है जी। आप मुझे सिर्फ एज अ कोच, टीचर ही समझें बस। ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।